So let's begin with a new chapter, and that is two-dimensional motion. तो इसमें पर्टिकुलरली हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि वन डायमेंशन मोशन में हमने मोटा मोटा क्या पढ़ा था. वन डायमेंशन मोशन में अगर हमारे पास एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. इसमें भी है, हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर वन डायमेंशन है तो वन डायमेंशन में भी दो पॉसिबिलिटी हैं, एक राइट की तरफ, एक लेफ़्ट की तरफ. तो अगर राइट की तरफ पॉजिटिव माना है तो सारे डायमेंशंस जो लेफ़्ट की तरफ है वो नेगेटिव हो जाएंगे. साइन कन्वेंशन का ध्यान तो यहाँ भी रखना था, है ना, प्लस माइनस का ध्यान रखना था. अच्छा, ये जितने भी चीज़ें लिखी हुई हैं वी यू ए, ये सब वेक्टर्स हैं. एक्सीलरेशन, ये सब वेक्टर्स हैं. तो दीज आर वेक्टर इक्वेशंस एक्चुअली. तो वेक्टर्स की ब्यूटी क्या होती है? वेक्टर्स की ब्यूटी होती है कि एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इन एनी टू mutually perpendicular axis, and the respective components are independent of each other. ऐसी चीज़ हमने वेक्टर में पढ़ी थी. तो अब इस चीज़ का हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेंगे कि मान लो सपोज़ हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, ये धरती है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे फेंका, u वेलोसिटी से थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया. तो तुम्हारे एक्सपीरियंस से अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये बॉल ऐसे ऐसे जाएगी. ये तुम सब जानते हो, इतना कॉमन सेंस है तुम में. कोई कहे कि ऐसी नहीं, ऐसी सीधी जाती जाएगी तो बेवकूफ़ है, फिर उसको पता ही नहीं है. बॉल फेंक के देखो सीधे ऐसे कैसे गोल घूम के ऐसे गिर जाती है. तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अचीव की, है ना, और हॉरिजॉन्टली रेंज कितनी रही इसकी. ये सब चीज़ें हमें निकालनी पड़ती है, या ये सब चीज़ों का हम कैलकुलेशंस करना चाहते हैं. तो क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले तो क्योंकि सिलेबस में है. ठीक है. दूसरा, इसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भी वॉर का टाइम चल रहा है, बहुत वॉर सुफान पे. तो मान लो सपोज़ ये गलवान वैली है और यहाँ से प्रोजेक्ट करना है, कुछ टैंक से तोप फेंकनी है, और हम क्या चाहते हैं, यहीं ना गिर जाए, वो चाइना की टेरिटरी में जाके गिरे, एटलीस्ट यहाँ पे तो गिरे. तो हमें कुछ एंगल फिक्स करना पड़ेगा तोप की टैंक का, और फेंकने वाली वेलोसिटी तय करनी पड़ेगी. मान लो सपोज़ एंगल बहुत ज़्यादा ऐसा कर दिया, बहुत ही ज़्यादा स्टीप, तो हो सकता है वो ऐसे जाके ऐसे यहीं गिर जाए, जबकि हमारा टारगेट यहाँ पे कहीं पे था. ठीक है. तो क्या करेंगे, इसमें एंगल को घटाएंगे. एंगल घटाएंगे तो क्या होगा उससे, फिर वो जाके टारगेट पे गिरेगी. ठीक है. या यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी बढ़ाई तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगी और फिर यहाँ गिरेगी. तो कहने का मतलब ये थीटा और ये स्पीड मॉनिटर करते हैं कि रेंज कितनी होती है. इन तीनों सभी में क्या डिफरेंस है? इस वाले में डिफरेंस है, थीटा कुछ और है, थीटा 1 है यहाँ पे थीटा 2 है, यहाँ पे u1 है, यहाँ u2 है. तो इनको एडजस्ट करके हमें अलग अलग हॉरिजॉन्टल रेंज और अलग अलग मैक्सिमम हाइट मिल रही हैं. आर यू गेटिंग आइडिया व्हाट आई एम सेइंग? तो ये सब हमें कैलकुलेट करनी है कि ये थीटा और यू पर कैसे डिपेंड करती हैं. तो अब इनको कैसे कैलकुलेट करें, वहाँ पे हमें ये ब्यूटी ऑफ वेक्टर यूज़ करेंगे. क्या ब्यूटी ऑफ वेक्टर है कि कोई भी एक वेक्टर किन्हीं भी दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्व किया जा सकता है और उन्हें इंडिपेंडेंटली सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू है ना.
जैसे एक छोटी सी सिचुएशन लेता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, बहुत ही छोटी सिचुएशन कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फेंका गया एकदम हॉरिजॉन्टली, कितने से 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मोटा मोटा ये इस तरीके से ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पे गिर जाएगा, ठीक है। एंड नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन कि यहाँ से जो इसके नीचे एकदम ज़मीन पे एक पॉइंट था, वहाँ से लेके जिस पॉइंट पे ये गिरा वो डिस्टेंस क्या है ना, आर बोल देते हैं उसको, आर फॉर रेंज। रेंज क्या है तो कैसे कैलकुलेट करें, तो हम सारे पैरामीटर्स लिखते हैं। तो सारे पैरामीटर्स हमने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले ये 2 डायमेंशन का सवाल है, तो एक डायमेंशन को x बोल दिया और एक को y बोल दिया। तो x एक्सिस में अलग से लिखेंगे सारी चीज़ें, y एक्सिस में अलग से लिखेंगे। शुरुआत में जो वेलोसिटी थी वो x डायरेक्शन में थी पूरी की पूरी, y में कितनी थी 0। देखो y से परपेंडिकुलर है ये, y में रिजॉल्व करने जाएंगे इसको तो y कंपोनेंट 0 आएगा। सो ux वॉज 10 एंड uy वॉज नथिंग, ठीक है। एसिलरेशन का है, एसिलरेशन अब तुम्हें पता है कि इस धरती पे एसिलरेशन हमेशा नीचे की साइड होता है, यानी कि x में कोई एसिलरेशन नहीं है, ax इज 0 एंड ay इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g को 10 मान लिया है ना। पॉजिटिव x इस तरफ है, पॉजिटिव y इस तरफ है, तो एसिलरेशन जो है वो नेगेटिव y की तरफ है, दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब क्या बोले, बोले कि यहाँ से यहाँ तक का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो ये कौन सा डिस्टेंस है, x वाला, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट x, ठीक है। एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाए, एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इसको कितने ऊपर से फेंका है। तो लेट्स से हमने कहा चलो इसको फेंका है 100 मीटर ऊपर से, तो ये नहीं कि ये वाली डिस्टेंस क्या है, ये वाली डिस्टेंस है वाई डायरेक्शन में। मतलब इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि नेट डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा, सो नेट डिस्प्लेसमेंट इज़ लाइक दिस। तो एक तो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट यानी कि ये वाला, और एक वाई कंपोनेंट होगा यानी कि ये वाला। तो ये y कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, सो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज एंटायर डिस्प्लेसमेंट। तो y कंपोनेंट इज व्हाट, -100, क्योंकि नीचे की साइड है, तो y इज इक्वल्स टू -100 मीटर्स। अब अगर हमें y पता है, uy पता है और ay पता है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं। क्या इक्वेशन लगाएं, y इज इक्वल्स टू u/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर। y कितना है -100, uy कितना है 0, हाफ तो हाफ है, एसिलेशन इज -10 एंड टी स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। तो -10 और ये तो ये कितना हुआ 5, माइनस से माइनस कटा और 5 4 द 20, 5 20 द 100, तो यह है अपने पास टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, दैट इज टी इज इक्वल्स टू √20। √20 कितना होता है 4 × 5 का रूट, यानी कि 2√5 सेकेंड्स। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 2√5 सेकेंड्स में पहुँच जाएगा। तो मतलब x कब निकालना है हमें, x निकालना है 2√5 सेकेंड्स पर, ठीक है। तो निकाला, ये इक्वेशन लगा दी x डायरेक्शन में, x इज इक्वल्स टू u(x_t प्लस हाफ a(x_t स्क्वायर), ऐसे रिलेशन तो 0 है x डायरेक्शन में, तो ये वाली चीज़ 0 हो गई। x तो x है, ये निकालना है हमें, ux इज 10 मीटर पर सेकेंड, सो 10 एंड द टाइम इज 2√5, तो कितना हुआ ये 20 × √5 मीटर्स, यानी कि यहाँ से यहाँ ये कितना ड्रिफ्ट मारा या कितना रेंज हुआ 20√5 मीटर्स। तो ऐसे कैलकुलेट करना हमको एक्स और वाई में अलग अलग सॉल्व करके। अब कोई पूछे कि बताओ ये जो है ये वाली डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्स वाई में नहीं, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से हम x² प्लस y² का अंडर रूट लिख देंगे। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस। ये 20√5 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, एंड देन वी कैन सॉल्व इट, इसका अंडर रूट। तो अगर और अच्छे सॉल्व कर दिया जाए इसको, तो ये 400 × 5, 400 × 5 इज़
20,000 नहीं 2,000। और 100 का स्क्वायर इज 10,000। तो ये हो जाएगा अपना 12,000 का रूट, इतने मीटर्स। और इसको और सॉल्व कर सकते हैं और फैक्टराइज कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट getting you to the idea that we have to solve the entire motion in two separate directions and then solve it. Okay, getting my point? So फिर उसको मर्ज करके लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन लिखना शुरू करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, एनलाइटनिंग पॉइंट्स, जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रेविटी वाले मोशन की स्टडी करेंगे। सो वी आर स्टडीइंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर दिया अगर अर्थ पे तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या समझना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अंडर ग्रेविटी, है ना, इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बस सिंपल एक ऐसी नोट लिख लो इसमें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन in the presence of gravitation, then its motion is called projectile motion। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके का हो सकता है, ऐसे ही अपन बनाते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी एज फॉलोज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ projectile motion can be as follows। सबसे पहला, कि ऑब्जेक्ट को अभी क्वालिटेटिवली देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन कुछ नहीं देख रहे हैं, जस्ट पहचान रहे हैं कि किस टाइप का मोशन होगा यहाँ पे। तो जैसे ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली ऊपर फेंका, तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? हाँ बिल्कुल है, प्रोजेक्ट किया है इसको और जैसे आ गया ये वापस, तो ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ठीक है, इसके थोड़े छोटे छोटे पैरामीटर्स क्या देख सकते हैं अपन, कि जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। शुरुआत में कुछ यू वेलोसिटी थी। ठीक है, एक्सेलरेशन नीचे ही लगेगा इस केस में। ठीक है, दूसरी सिचुएशन, कि यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिया, तो ऊपर रखा हुआ था कुछ हाइट्स पे, नीचे फेंक दिया उसको यू वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये पहुँच के क्या नीचे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? नहीं, बढ़ेगी अब, है ना। ऐसा नहीं होगा कि नीचे 0, यहाँ पे ऊपर ऊपर 0 थी, यहाँ नीचे, ऐसा कुछ नहीं है ना, फालतू लॉजिक मत लगाना। तो नीचे जी, यहाँ पे बी, जिसके बारे में हमें पता नहीं। तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। या ऐसा भी हो सकता था कि एक हाइट पे है, वहाँ से ऊपर फेंका, तो वहाँ से ऊपर फेंका तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये यू ऊपर साइड थी, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी 0 हो गई, और फिर ये इसने डायरेक्शन चेंज कर लिया अपना, एक्सेलरेशन यहाँ पे भी नीचे की साइड है। और क्या कर सकते थे? और कर सकते थे कि ड्रॉप कर देते, यहाँ से ड्रॉप कर दिया u इक्वल्स टू 0, वो नीचे चला जाएगा ऐसे, यहाँ पे होगी कुछ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे की साइड ही रहेगा जी। तो ये जो हमने सारे एग्जांपल्स देखे इसमें 1 2 3 4, ये एग्जांपल्स स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जांपल है, कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन स्ट्रेट लाइन है ना। क्यों है स्ट्रेट लाइन? अब इसको समझते हैं कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में? इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की डायरेक्शन में।
और एसेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में, एसेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, और एसेलरेशन भी नीचे की डायरेक्शन में, तो यू और ए का डायरेक्शन सेम हो गया। यहाँ पे यू ऊपर की साइड है और एसेलरेशन नीचे की साइड है। यहाँ पे यू तो ज़ीरो है और एसेलरेशन नीचे की साइड है। तो जब भी एसेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, यहाँ पे एंटी पैरेलल है, यहाँ पे पैरेलल है, यहाँ पे एंटी पैरेलल है, और यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो जब भी डायरेक्शन एंटी पैरेलल या पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। अगर कुछ एंगल पे हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, तो अब किस टाइप का मोशन होगा, अब टू डायमेंशनल मोशन होगा। यहाँ से ऐसे गया और ये ऐसे गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे साइड था। तो अब ये ना तो पैरेलल है यू ए के साथ, ना ही एंटी पैरेलल है, कुछ एंगल पे है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये वन डायमेंशन, ये 1D, ये 1D, ये भी 1D। लेकिन ये क्या हुआ, ये 2D हो गया, ठीक है। एक और सिचुएशन लेते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ से एग्जैक्ट एकदम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकी, तो कैसा जाएगा वो, ऐसा जाएगा। ये भी टू डायमेंशनल मोशन हुआ क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की साइड है। एक और एग्जांपल देखते हैं। परफेक्टली हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में ना फेंकते हो, कुछ एंगल पे फेंक दिया, अब कैसा जाएगा, और स्टीपली नीचे गिर जाएगा। यहाँ पे भी टू डायमेंशनल मोशन होगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, दैट इज़ जी, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, मान लो कि कुछ पहाड़ है ऐसा टिल्टेड प्लेटफॉर्म टाइप है ना, और ग्रेविटी इस तरफ है नीचे की तरफ, लेकिन धरती ये हो चुकी है अब, क्यों, क्योंकि स्लोप है वो। अब यहाँ पे फेंकेंगे यू वेलोसिटी के इसके साथ, थीटा एंगल के साथ, तो भी ऐसा ये जाएगा, ठीक है। तो ये भी टू डायमेंशनल मोशन है क्योंकि एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में ना तो 180 डिग्री है, ना -180, ना तो पैरेलल है, ना तो एंटी पैरेलल, तो यहाँ पे भी टू डायमेंशनल मोशन। या ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ उल्टा प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से, तब कैसा जाएगा ये, तभी ऐसा जाएगा। ये भी एक टू डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो अब कुछ हम पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये बना लो डायग्राम, और इसके साथ हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोशन इज़ वन डायमेंशनल, motion is one dimensional under the following three conditions, under the following three conditions. First, initial velocity of the particle is zero. Initial velocity of the particle is zero. कौन सी वाली कंडीशन, कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हमने पकड़ा ऑब्जेक्ट को और छोड़ दिया जस्ट, तो 100% नीचे ही जाएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, initial velocity of the particle is in the direction of constant acceleration, यानी कि parallel to it,
पैरेलल टू इट, या शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं u इज़ पैरेलल टू a। कौन सी कंडीशन हो गई है? ये कंडीशन हो गई कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे था ऊपर और नीचे ऐसे फेंक दिया धक्का मार के u वेलोसिटी, तो अब एक्सीलरेशन भी इसी तरफ है और ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ जा रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। तीसरी सिचुएशन एंटी पैरेलल वाली, तो तीसरे में लिखो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल is in the opposite direction of constant acceleration or anti-parallel to it, शब्दों में u vector is anti-parallel to the a vector। कैसे लिखें इसको? u vector is anti-parallel to a vector, ऐसे लिख दिया। कैसी सिचुएशन है ये? कैसे बनाए? u वेक्टर ऊपर की साइड, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की साइड होता है, तो क्योंकि ये एकदम एंटी पैरेलल है, ये ऊपर ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा और टॉप मोस्ट पॉइंट के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया वन डायमेंशनल वाले चक्कर। अब इनके अलावा कैसे भी प्रोजेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी में, वो टू डायमेंशन ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन ऑल अदर केसेस when initial velocity is at some angle which is not is equals to theta is equals to 0 or 180 degree with constant acceleration, then the motion is टू डायमेंशनल पैराबोलिक। अभी ये मैं बताऊंगा कि ये पैराबोलिक क्या होता है। तो जैसे दिमाग में ऐसे कुछ बच्चों सवाल आ रहे होंगे कि यार ये सर्कल है क्या, तो ये सर्कल नहीं है, इसका ट्रेजेक्ट्री पैराबोला होता है। तो वो अपन अभी देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि पैराबोला क्या होता है। जब मैथ्स पढ़ चुके तो हमें पता है पैराबोला क्या होता है, क्वाड्रेटिक कर्व होता है जिसका, वो पैराबोला होता है। तो हम आगे चल के प्रूफ करेंगे कि इसकी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म की बनेगी, है ना। किसकी इक्वेशन? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन। ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ की इक्वेशन, ट्रेजेक्ट्री और पाथ। और ये जो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री और पाथ की है, ये एक्स और वाई में आएगी, है ना। दैट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। टाइम को एलिमिनेट करके हम एक्स और वाई में फंक्शन लिखेंगे तो क्वाड्रेटिक आनी चाहिए, ये वाली इक्वेशन शुड बी क्वाड्रेटिक। ये प्रूफ करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी अभी तक कि वन डायमेंशनल कब रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन और टू डायमेंशनल कब रहेगा। तो वन डायमेंशनल तो हमने सफिशेंटली सॉल्व कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आ जाते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करने के लिए। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व अ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसको लिख देते हैं सॉल्विंग, द हेडिंग इज सॉल्विंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो कैसा तरीका मैंने बताया तुम्हें? मैंने तरीका बताया कि एक्स और वाई में इंडिपेंडेंटली करके सॉल्व कर देंगे इक्वेशन लगा के, है ना। तो इसको भी हम दो भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम वेक्टोरिकली लिखेंगे और फिर हम एक्स और वाई में इंडिपेंडेंटली लिखेंगे। दोनों मेथड सेम ही है, बस क्योंकि दिमाग अच्छे से थोड़ा सा प्रोसेस कर ले इसलिए अपन दोनों तरीके से जा रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज मेथड 1, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन इन टू डायमेंशन। प्रोजेक्टाइल, ये वाला वेक्टर मेथड बोल देते हैं इसको। तो दिस इज द
वेक्टर मेथड। वैसे है तो ये भी वेक्टर मेथड ही, लेकिन यहाँ पे अपन आई कैप और जे कैप के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। तो अब ज़रा गौर से देखते हैं अपन कि क्या चक्कर है यहाँ पे। तो हम एक जनरल केस बनाते हैं। ये हमारा बन गया एक्सिस सिस्टम। दिस इज़ हॉरिजॉन्टल विच इज़ आई कैप, एंड दिस इज़ वर्टिकल विच इज़ जे कैप। और ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया है इनिशियल वेलोसिटी u से, विच इज़ मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका जो पाथ होगा वो ऐसे जाके ऐसे गिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ लेट्स राइट इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इनिशियल वेलोसिटी को अपन दो में रिजॉल्व कर सकते हैं, दो कंपोनेंट्स में। एक ये वाला क्या होगा, ये u cos थीटा, और एक ये वाला ये क्या होगा, u sin थीटा। सो u वेक्टर कैन बी रिटन एज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप। समझ में आ रहा है ये? आर यू एग्रीइंग विद दिस? यस सर। ना सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक्सीलरेशन किधर है? एक्सीलरेशन तो हर वातावरण में नीचे साइड ही है g। सो एक्सीलरेशन वेक्टर विल बी रिटन एज माइनस जी जे कैप, है ना। कायदे से इसको क्या लिखना चाहिए हमें? पहले हम ऐसे लिखेंगे g माइनस जे कैप, y माइनस बिकॉज नेगेटिव y डायरेक्शन में, एंड दैट इज़ नथिंग बट g ऑफ माइनस जी ऑफ जे कैप। तो ये एक्सीलरेशन आ गया हमारे पास, x में कोई एक्सीलरेशन ही नहीं है, ठीक है। अब मान लो सपोज हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है किसी भी टाइम t पर। सो नाउ सपोज we have to find velocity at any time t। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो वेक्टोरिकली हम क्या लिखेंगे, v वेक्टर इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो व्हाट इज दैट, u क्या है, ये वाली चीज़, इसको क्या लिख दें, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। ये तो अभी u लिखा है, प्लस a क्या होगा, a होगा माइनस जी जे कैप, सो माइनस जी जे कैप, एंड दैट a इज़ मल्टीप्लाइड बाई t। तो यहाँ पे t भी आ जाएगा एक। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया जाए, आई कैप वाले के सारे कोफिशिएंट्स को लिख लेते हैं। सो दिस इज़ u cos थीटा, तो दिस इज़ u cos थीटा, और यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो u cos थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट क्या है, u साइन थीटा यहाँ से और माइनस जी टी यहाँ से, तो u साइन थीटा माइनस जी टी। तो इसका मतलब जैसे जैसे समय बदलता जाएगा वैसे वैसे इसका j कंपोनेंट चेंज होता जाएगा, x कंपोनेंट इज़ नॉट चेंजिंग, है ना। जो शुरुआत में था x कंपोनेंट वही हमेशा रहेगा। तो अगर हम कंपोनेंट के टाइप्स टर्म्स में लिखें अगर, तो वेलोसिटी एट एनी टाइम t का x कंपोनेंट इज़ u cos थीटा, एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट एनी टाइम t इज़ u sin थीटा minus gt। Are you getting it? So this is invariable with Yes, time, sir. and this is variable with time. So is this common sense से अपन ये चीज़ बोल सकते थे क्या कि x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा? हाँ बोल सकते थे, क्यों? क्योंकि ax ज़ीरो है। वेलोसिटी को कौन चेंज करता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन चेंज करता है, अब एक्सीलरेशन है ही नहीं x डायरेक्शन में, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी x डायरेक्शन में कोई चेंज करने वाला है ही नहीं। तो ये कॉमन सेंस ही बोल सकते हैं अपन, सिंस ax वॉज ज़ीरो, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन विल रिमेन कांस्टेंट, और ए वाई ज़ीरो नहीं था y डायरेक्शन में, इसलिए ये चेंज हो रहा है। सिंपल। सिमिलरली ये तो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी लिखा पहले। सिमिलरली वी कैन राइट एक्सीलरेशन ऑल्सो, नॉट एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो।
So similarly, now we need to find the displacement at any time t. ठीक है, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू उठा के रखते हैं, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, दैट इज यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप. तो यह है हमारे पास यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ तो हाफ है. एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन है माइनस जी जे कैप, सो माइनस जी जे कैप एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर. इसको सॉल्व किया, आई कैप का कंपोनेंट यहीं से आ रहा है केवल, सो यू कॉस थीटा इंटू टी, सो दिस इज यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप. फिर जे कैप के लिए एक यहाँ से आया यू साइन थीटा इंटू टी और एक यहाँ से आया माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. तो जे कैप का कोफिशिएंट लिखेंगे अपन यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, ये आ गया. तो इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स बोल देते हैं जैसे, एंड दिस इज द वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो अगर x को लिखना है इसको हमें एनी टाइम t पर, सो दैट इज u cos थीटा इंटू टी, एंड y को लिखना है एनी टाइम t पर, तो दैट विल बी u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. ये बात समझ में आई कैसे हमने इक्वेशन लिख दी, कुछ नहीं बस इक्वेशन में रख दी वैल्यूज. हाँ सर. ठीक है, तो नोट इट डाउन and then we will solve some questions on exactly this thing so that you also work with it. तो आया आमोक, समझ में आया ये बात, इतना बस यही करना है. इसमें डिफरेंट सिचुएशंस आएंगी और देखते ढूंढते सही चीज़ लिख देनी है. कोई है ही नहीं, अक्षत अकेला ही है. चलो आगे बढ़ा जाए. नहीं सर, नवीन आ गए. नवीन आ गया. नहीं सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से. समझ में आया नवींद्र? हाँ सर. तो राइट डाउन द क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी. अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with a velocity of 50 meter per second at 37 degree with horizontal. So find velocity, displacement and coordinates of the particle with respect to the starting point after 2 seconds. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं सिचुएशन को कि क्या कहना चाहता है ये. ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं तुम्हें एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि साइन 37 डिग्री इज़ 3/5 and cos 37 degree is 4/5 and hence sin 53 degree is 4/5 and cos 37 degree is 3/5. ये एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें याद रखना है. ठीक है, तो
ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है 3 4 5। तो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो इस वाले एंगल को बोल रहे हैं अपन 53 डिग्री, और ये वाला एंगल 37 डिग्री है। तो अगर तुम एक ट्राइंगल बनाओगे जो 3 4 5 के फॉर्म का है तो 100% राइट ट्राइंगल बनेगा। एक एंगल 37 डिग्री आएगा और एक एंगल 53 डिग्री आएगा। तो यहाँ से तुम साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल सकते हो। तो हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स बैक टू द क्वेश्चन। तो क्या लिखा हुआ है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमने एक हॉरिजॉन्टल मार्क की यहाँ पे, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल, आई कैप बोल दिया ऐसे, ठीक है। इसके साथ 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया, मतलब यहाँ से इसको 37 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया। ये लो भाई, ये 37 डिग्री, ठीक है, विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसके पास, 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड के बाद ये कहीं पहुँचेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कहीं भी जाएगा। 2 सेकेंड के बाद हो सकता है ये यहाँ पहुँच जाए। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं एक्स वाई, ठीक है। तो हमने कहा चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये हमने वाई डायरेक्शन भी मान लिया। सो दैट विल बी जे कैप। एंड नाउ इनिशियल वेलोसिटी है ये, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं दो में। तो एक होगा 50 cos 37 डिग्री और एक होगा 50 sin 37 डिग्री। cos 37 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5। सो दिस इज़ 50 इंटू 4/5। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5 10 50, ये हुआ 40, ठीक है। सिमिलरली sin 37 डिग्री होता है 3/5, तो 5 से 50 कटा तो 30 आया ये फाइनली। सो एक्स डायरेक्शन में है ये 40 और वाई डायरेक्शन में है 30। सो यू वेक्टर कैन बी रिटन एज 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। सिंपल। एसिलरेशन को क्या माना जाए, एसिलरेशन को 10 मान लेते हैं, ठीक है। ये सवाल में दिया हुआ है एसिलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स, है ना, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसिलेशन की डायरेक्शन किधर है, एसिलेशन की डायरेक्शन नीचे साइड है। सो एसिलरेशन वेक्टर विल बी -10 जे कैप इन एसआई यूनिट्स। तो हमारे पास ए आ गया और वी यू आ गया। अब क्या निकालना है, वी निकालना है। तो वी लिख देते हैं आप, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80, वेक्टोरिकली लिखा है इसमें, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। वी क्या है, वी निकालना है, यू क्या है 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप प्लस ए क्या है, ए है -10 जे कैप, तो -10 जे कैप और समेट टी। तो इसको फिर वही 40 आई कैप प्लस ये 40 आई कैप हो गया, जे कैप का कोफिशिएंट 30 यहाँ से और -10 टी यहाँ से। सो 30 - 10 टी जे कैप, ये आ गई अपनी वेलोसिटी। अब कब पूछा उसने, वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। इसका मतलब टाइम यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, 2 सेकेंड्स। तो 40 आई कैप प्लस 30 माइनस 10 इंटू 2, सो दैट इज़ 20 जे कैप। तो यह है हमारे पास 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। इसका मतलब 40 तो होगी ये एक्स डायरेक्शन में, अगर हम वेलोसिटी वेक्टर बनाएं तो 40 होगी एक्स डायरेक्शन में और 10 होगी ऊपर साइड, क्योंकि पॉजिटिव में 10 आया है। तो इफ़ेक्टिवली जो वी वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, है ना। ये वेलोसिटी वेक्टर है एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, ठीक है।
तो कहाँ है, इस तरफ है, इधर ऊपर साइड। अगर इधर मार्क कर दी तो नीचे साइड आ जाएगी वो, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे होगी। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट हाफ में ही होगा पार्टिकल, नॉट सेकेंड हाफ। तो जैसे हमने ये जो पॉइंट माना एक्चुअली में, ये पॉइंट यहीं पर कहीं पे होगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी आ गई, अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So what is u? U is 40 I cap plus 30 j cap. So 40 I cap plus 30 j cap into t plus half to half है. Acceleration is what? Acceleration is minus 10 j cap into t square. तो ये हुआ अपने पास 40 t I cap plus 30 t j cap और यहाँ से minus 5 t square j cap, कि 5 to the 10 और माइनस और टी स्क्वायर, तो माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। अब जे और जे को मर्ज किया जा सकता है, तो कर देते हैं। तो यह है हमारे पास 40 टी आई कैप प्लस यहाँ से 30 टी और यहाँ से माइनस 5 टी स्क्वायर जे कैप। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन आ गया, जिसमें से ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब दिस इज रिटन एज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ गया तो डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। तो एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। यहाँ से देखो एक्स इज इक्वल्स टू 40 टी, यानी कि 40 इंटू 2 यानी 80 मीटर्स। एक्स में इसका डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर हुआ है और वाई इज़ 30 टी माइनस 5 टी स्क्वायर, 2 रखना है टी की जगह। 30 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास 60 माइनस 5 इंटू 4 दैट इज़ 20, यानी कि 40 मीटर्स। प्लस में आया मतलब ऊपर साइड। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स इज़ 80 मीटर्स, सो 80 आई कैप एंड वाई इज़ 40 मीटर्स, सो 40 जे कैप। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा इसके, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है तो 40 80 कॉमा 40, so this is 80 and this is 40, so the coordinate is 80 comma 40। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ये वाली चीज़ होगी, यानी कि 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर का अंडर रूट। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज 80 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट, दीज मैनी मीटर्स, है ना। तो ये आंसर हो गया अपना। अच्छे से सॉल्व कर दिया जाए अगर इसको डिस्प्लेसमेंट को, तो ज़रूरत नहीं है ऐसे ही लिख के छोड़ दूँगी। डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ भी रिप्रेजेंट कर रही है, दीज मैनी मीटर्स। आया ये बात समझ में आई अक्षत, नवींद्र? यस सर, आ गई। ठीक है, नोट कर लो अच्छे से। कर लिए सर। ठीक है, फिर एक और सवाल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is projected with velocity u. A particle is projected with velocity u at an angle theta with horizontal so find the time find the time when velocity vector is perpendicular to initial velocity vector ठीक है।
तो पहले तो सवाल को पढ़ते हैं ज़रा अच्छे से, क्या कहना चाहता है। तो कहा एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी v एट एन एंगल थीटा। इसका मतलब कि ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। थीटा किसके साथ है, गौर से देखो, हॉरिजॉन्टल के साथ है। वर्टिकल के साथ होता तो ये वाला एंगल थीटा होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ है तो ये थीटा होगा, है ना। इसमें कभी गड़बड़ मत करना। तो हमने हॉरिजॉन्टल के साथ u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया, दिस एंगल इज थीटा। तो इसका कैसा शेप होगा, सर रफ शेप कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्या बोला उसने, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो अब हम एक चीज़ जानते हैं कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर किस तरफ होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। इस पॉइंट पे किस तरफ होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। इस पॉइंट पे किस तरफ होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ। तो ऐसी वेलोसिटी देखनी है जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर आ जाए। तो हमने 1 मिनट के लिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को अच्छा एक्सटेंड किया। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि ग्राफ पे टेंजेंट बन जाए। तो ये बन गई ऐसा कुछ। ठीक है, ये बन गई। तो अब ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वाली, मतलब कि हमें यहाँ की वेलोसिटी चाहिए। सिचुएशन समझ में आ रही है। यस सर। तो अब क्या कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है इसमें, कोई बताओ मुझे। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चमकना चाहिए या क्या चमकता है। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमारे दिमाग में ये चमकता है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि ए बी कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे। तो क्या सिचुएशन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, u डॉट v इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये बात समझ में आई। हाँ सर। ठीक है, वाई, बिकॉज u इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर। और ये कंडीशन यूज़ करके हमें क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर तो हम ऐसे लिख देंगे, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप। कैसे लिख दिया ये, क्योंकि u को रिजॉल्व किया तो एक आ गया u साइन थीटा, सॉरी u cos थीटा आएगा इधर, u cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया इसका u साइन थीटा। तो इसलिए ये लिख दिया u वेक्टर। v वेक्टर को कैसे लिखें, v वेक्टर को लिखने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं, v वेक्टर इज u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। a किधर है, a नीचे की साइड है ना, माइनस जी। सो v वेक्टर इज u वेक्टर इज नथिंग बट u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा j कैप, एंड a वेक्टर इज माइनस जी, सो माइनस जी टी जे कैप। तो v को भी उसी तरीके से लिख दिया जैसे लिखते आ रहे हैं, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, ये हमने v वेक्टर लिखा। तो अब v वेक्टर लिखना है यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर v है, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें ज़ीरो करना है। सो दिस कम्स आउट टू बी ज़ीरो। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, आई का आई के साथ मल्टीप्लिकेशन और जे वाले का जे वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन किया। ठीक है, तो ये क्या आया, u cos थीटा इंटू u cos थीटा, तो u cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर j का मल्टीप्लिकेशन किया इसके साथ, प्लस तो u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय u साइन थीटा माइनस जी टी, दिस शुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो सॉल्व किया अच्छे से। अब u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर यू स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यू स्क्वायर लिया कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यू साइन थीटा जी टी इज इक्वल्स टू 0। ये वाली चीज़ 1 है, तो इसका मतलब फाइनली क्या बना हमारे पास, यू स्क्वायर और ये दूसरी चीज़ उस तरफ चली गई, यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी। तो एक यू से एक यू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यू ज़ीरो नहीं है, यू इज़ नॉट ज़ीरो। यू ज़ीरो होता तब नहीं हो पाता। तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। टाइम इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी साइन थीटा या यू बाय जी कॉसेक थीटा। तो ये वो समय है जब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर से फाइनल वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये अपना आंसर है। ये आया समझ में? Who's that? So note down this question, note down this solution. So now let's move to the second method, which is like this. So write down along with me method 2. ये मेथड वेथड कुछ नहीं है, बाद में जब तुम अभी क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए अलग अलग ऐसे बाइफरकेट करके बताया जा रहा है तुम्हें, ताकि दिमाग में अलग अलग एंगल से घुसे तो अच्छा एक सॉलिड पर्सपेक्टिव बने। लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे थोड़े दिन बाद तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कोई अलग मेथड नहीं, सेम ही मेथड है ये। तो इसको लिखो, इन दिस मेथड select two mutually perpendicular directions x and y, and find the two components of initial velocity and acceleration along these two directions। तो कहने का क्या मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो सपोज ऐसे प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। तो बेस्ट अपने समझ के अनुसार एक ओवरव्यू लेके ये बनाओ कि ये पार्टिकल जाएगा कैसा, तो ये ऐसा जाएगा। और कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन चूज़ कर लो, तो ये एक एक्स डायरेक्शन चूज़ कर लिया, एक वाई डायरेक्शन चूज़ कर लिया, और यहाँ पे थीटा एंगल लिखा, इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लिया दो डायरेक्शन में, तो यू एक्स और यू वाई लिख लिया। सो यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा यू कॉस थीटा, और वाई वाला कंपोनेंट आएगा यू साइन थीटा। सबसे पहली स्टेप यू वाई लिख दिया, यहाँ पे यू साइन थीटा। एक्सीलरेशन किधर है, एक्सीलरेशन नीचे की साइड है, तो ए एक्स तो ज़ीरो, ए वाई इज माइनस जी, ठीक है। ये जस्ट एक एग्जांपल लिखा मैंने, जो ऊपर भी बोलते हुए आ रहे थे तो एकदम सिंक्रोनाइजेशन में घुसा होगा। लेकिन इमेजिन करो कि इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन हो रहा है, ये फे कर लो, ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से कुछ इंक्लाइन प्लेन खुद ही अपने आप में बीटा एंगल बना रहा है अर्थ के साथ, और उससे भी अपन ने अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये ऐसे गया और यहाँ पे ऐसे कहीं पे पहुँच जाएगा ये। अब हमारे पास चॉइस है, ठीक है, या तो हम एक्स इसको मान लें या तो एक्स इसको मान लें।
तो x इसको माना था पिछले केस में, अब इस वाले में इसको x मान लेते हैं। तो y क्या होगा, इस x से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो मतलब कि y हमें इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। सीधी लाइन खींचती नहीं है, तो अब कोशिश करते हैं एक बार फिर से। y ये बनी, ये बन गई सही। y डायरेक्शन इज इन दिस डायरेक्शन। अब कैसे रिजोल्यूशन करें, अब समझते हैं ज़रा सा। अब इसको भूल जाओ, दिस वी हैव टू फॉरगॉट, है ना, क्योंकि अब हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये और ये हो चुका है। गर्दन टेढ़ी करके देखो इसे, ठीक है। तो u का डायरेक्शन इस तरफ था शुरुआत में, तो x डायरेक्शन में क्या होगा, अब यहाँ पे अपन x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली ux लिखने वाले हैं, uy लिखने वाले हैं, ax लिखने वाले हैं और ay लिखने वाले हैं, ठीक है। तो ux क्या होगा यहाँ पे, इसका कंपोनेंट, so that would be u cos alpha, so this is u cos alpha। क्यों, क्योंकि इससे ये वाला एंगल देखते हैं अपन, बीटा का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और यू वाई क्या होगा, सिमिलरली यू वाई विल बी u sin अल्फा, सो दिस विल बी u sin अल्फा। अब एसिलरेशन किस डायरेक्शन में, लेट्स से यहाँ पे एसिलरेशन का डायरेक्शन मार्क करें तो वो तो धरती की तरफ होगा, मतलब ऐसा। अब हमें इसको किधर रिजॉल्व करना है, इसको हमें रिजॉल्व करना है इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि हमारी x और y एक्सिस तो ये बन चुकी है। तो इसके कंपोनेंट्स लेने हैं, तो एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। सो बिकॉज दिस इज बीटा, दिस एंगल टर्न्स आउट टू बी 90 माइनस बीटा, बिकॉज इस ट्राइंगल पे फोकस करो, अगर ये बीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस बीटा होना चाहिए। दिस इज 90 माइनस बीटा, एंड इफ दिस इज 90 माइनस बीटा, दिस इज ऑल्सो 90, सो दिस एंगल शुड बी बीटा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो ये बीटा है, तो अगर ये बीटा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा, दिस इज लेट्स से g, सो दिस कंपोनेंट इज g cos बीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, g sin बीटा, ठीक है। तो अब इस केस में ax ज़ीरो नहीं है, ax क्या है, x की दिशा में, अपोजिट दिशा में g sin बीटा, यानी कि माइनस g sin बीटा। ये खेल समझ में आया। और ay क्या है, ay है नेगेटिव वाई दिशा में g cos बीटा, तो दिस विल बी माइनस g cos बीटा। ये चीज़ समझ में आई दोस्तों, एक बार फिर हो जाए, फिर से समझाई जाए ये चीज़ एसिलरेशन वाली। कुछ तो रिस्पॉन्ड करो एक बार और। तो देखो फिर से अपन इसको ऑन द फ्लोर यहाँ पे बना लेते हैं, केवल इस पर्टिकुलर टाइम हमने क्या किया फिर से, कि ये इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्शन हो रहा था, और वो इंक्लाइन प्लेन खुद ही जो प्लेन है, दिस इज इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन ये बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, है ना, जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल है उसके साथ, और हॉरिजॉन्टल पे खड़े खड़े किसी ने अल्फा एंगल के साथ चिपका दिया। तो ये कैसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और वापस इंक्लाइन प्लेन पे कहीं पे यहाँ पे गिर जाएगा। तो इन स्पाइट ऑफ कंसीडरिंग दिस एज एक्स एक्सिस, वी आर कंसीडरिंग दिस एज एक्स एक्सिस, कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, और अगर इसको एक्स चूज़ किया है तो इससे परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, इससे परपेंडिकुलर इधर आएगा वाई, ठीक है। अब हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्स और वाई हो गया। अब इन एक्स और वाई के टर्म्स में ही हमें सारी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो हमें यू एक्स लिखना है, यू वाई लिखना है, और ए एक्स लिखना है, ए वाई लिखना है, नथिंग मोर देन दैट शुरुआत में, क्योंकि यही सब लिखेंगे, इनके हिसाब से फिर आंसर आ जाएंगे बाकी सारे। तो ठीक है, अभी सब कुछ भूल जाओ, केवल एक्सिस सिस्टम पे फोकस करो। यू इस तरफ है, तो यू का एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला जो मैं डार्क ऐसे मार्क कर रहा हूँ, दिस विल बी यू कॉस अल्फा, दिस इज नथिंग बट यू कॉस अल्फा। और सिमिलरली वाई में क्या होगा, यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, तो दिस इज यू कॉस अल्फा, एंड यू वाई इज यू साइन अल्फा। यू का काम खत्म। अब आ जाते हैं जी पे। अब जी क्या है, जी तो हॉरिजॉन्टल अर्थ की तरफ था, है ना, परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल से, लेकिन अब अपनी एक्सिस सिस्टम ही ऐसी हो गई है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस।
ठीक है, और हमें अब रिजोल्यूशन इनके अक्रॉस लेना है, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ वाई, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ एक्स के अलोंग और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ वाई के अलोंग। क्यों आएगा? क्योंकि पता है तुम्हें? एक आएगा इस तरफ और एक आएगा इस तरफ। दिस इज़ अवर ए एक्स जो भी आए वो, एंड दिस इज़ अवर ए वाई जो भी आए वो। तो वो कैसे आएगा? इसको यहाँ से एक्सटेंड किया, ठीक है। ये वाली चीज़ का मैग्नीट्यूड पता है हमें कि ये जी है। अच्छा, ये वाला एंगल इज़ मार्क्ड एज बीटा, कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है दैट इज़ बीटा। तो हमें इनमें से कोई सा एंगल मिल जाए तो हमें लिख देंगे। तो अगर ये बीटा है तो इस ट्राइंगल पे फोकस करो, दिस दिस एंड दिस, इस पे फोकस करो। तो अगर ये बीटा है तो ये वाला क्या होगा? दिस विल बी 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। अब फिर इस एंगल पे फोकस करो, ये अगेन राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। एक तो 90 माइनस बीटा है, तो यहाँ पे क्या लिखें कि सम उसका 90 आ जाए, तो यहाँ बीटा लिखना पड़ेगा। इसका मतलब दिस एंगल इज बीटा, सो दिस इज बीटा। अच्छा, ये क्यों चाहते थे हम? ये इसलिए चाहते थे क्योंकि जी इस तरफ है, एक कंपोनेंट ए वाई इस तरफ है और एक कंपोनेंट ए एक्स इस तरफ है, और ये एंगल हमको मिल चुका है, दिस इज बीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? पास वाला एंगल कॉस होता है, तो जी कॉस बीटा, और ये वाला जी साइन बीटा। तो मतलब ये वाली चीज़ है जी साइन बीटा, और ये वाली चीज़ है जी कॉस बीटा। अब ऐसा लिखने से क्या हुआ हमें? ऐसा लिखने से ये पता चला कि इनका मैग्नीट्यूड क्या है। डायरेक्शन तो हम देख ही लेंगे अपने दिमाग से कि ये जो ए एक्स है दिस इज अपोजिट टू द एक्स एक्सिस, सो इट विल बी माइनस जी साइन बीटा, एंड ए वाई इज अपोजिट टू द वाई एक्सिस, सो इट विल बी माइनस जी कॉस बीटा। सो ए एक्स की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी साइन बीटा, और ए वाई की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी कॉस बीटा। तो अब अगर हमने ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में है उसको नहीं माना वाई एक्सिस, उससे कोई अलग एक्सिस को मान लिया वाई एक्सिस, तो फिर हमें जी को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जी के भी फिर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है। अब इनके बाद ये हमारा पहला स्टेप था। ये इस क्या किया हमने? सबसे पहले तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस सेलेक्ट करो जो हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से सही हो, और फिर दो कंपोनेंट्स में इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लिख लो। तो ये वाला तो सिंपल केस था जिसमें कि एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट ही नहीं था एक्स में, लेकिन यहाँ पे हमने जो एक्सिस सिस्टम माना वहाँ पे एक्स में भी कंपोनेंट आएगा, तो ये लिख लिया। उसके बाद फिर अप्लाई कर दो उन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और लगा दो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ अप्लाई द appropriate equation, the appropriate equations of the following six equations। तो सिक्स कौन कौन सी? एक्स और वाई में लिख देते हैं कि वी एक्स, ये एक्स वाली लिख रहे हैं सारे इस तरफ, और इस तरफ लिखेंगे सारी वाई वाली। सो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी, यू एक्स टी नहीं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी है ना। एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर माइनस यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स एस एक्स। सिमिलरली यही सारी इक्वेशंस वाई में भी आ जाएंगी। वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी एस वाई इज इक्वल्स टू
यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर सॉरी एंड देन वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 uy not 2 uy 2 sy ay so 2 ay sy. तो इनमें क्या ध्यान रखना है कि हम जो भी वी एक्स एस एक्स यू एक्स या जो भी वेक्टर्स लिख रहे हैं वो सब साइन के साथ लिखना है. इम्पॉर्टेंट नोट इज सब्स्टिट्यूट वी एक्स यू एक्स ए एक्स एस एक्स वी वाई यू वाई ए वाई एंड एस वाई with proper sign with proper signs. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे टी एक्स नहीं है, टी वाई नहीं है ना. तो टाइम होता है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, कोई एक्स और वाई में तो रिलेट होती नहीं है. ये टाइम ही इन दोनों पार्ट्स को मर्ज कराती है ना, ये ध्यान में रखना है. तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें एस वाई दिया हुआ है सवाल में, ठीक है. तो एस वाई दिया हुआ है और एस एक्स पूछा है, तो एस वाई से पहले क्या करेंगे, हम एस वाई से टी निकाल लेंगे और फॉर वही टी यहाँ रख देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एस एक्स आ जाएगा. तो टाइम एक जोड़ने वाली करी है इन दोनों को, है ना. तो ये बात अपन को याद रखनी है. और टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाली इक्वेशन यूज़ होगी, सेकेंड वाली, ठीक है, ना कि फर्स्ट वाली और ना कि थर्ड में तो टाइम है ही नहीं. तो जनरली अगर कुछ नहीं सूझ रहा हो तो टाइम कैलकुलेट करना हो तो सेकेंड इक्वेशन पे प्रॉम्प्ट करना. सो इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, इन मोस्ट केसेस, s is equals to ut plus half at square equation is useful for calculation of time. ठीक है. अब हम लिख लेते हैं कुछ क्वेश्चन. नेक्स्ट सवाल, मतलब पहला सवाल पे आ जाओ. Question is like this: a projectile is fired horizontally. A projectile is fired horizontally with velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meters high. Find A part, the time taken by the projectile, the time taken by the projectile to reach the ground, B part, the distance of the point where the particle hits the ground from foot of the hill, and third C part, the velocity with which the projectile
the projectile hits the ground. In this question, take g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल को लिखो सबसे पहले तो, और फिर हम इस सवाल के मतलब को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो वर्ड बाय वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं, सवाल क्या कह रहा है। तो उसने कहा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, प्रोजेक्टाइल फेंका गया हॉरिजॉन्टली। अब इस हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है कि एकदम क्षितिज की रेखा में फेंका गया है ना, मतलब वर्टिकली कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल के फेंका गया अर्थ के साथ, विथ वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल। कहाँ से फेंका गया? हिल के टॉप से, दैट इज़ 490 मीटर हाई। तो मैंने कहा ठीक है चलो ये हिल है, अच्छा नहीं बना हिल। अगर सपोज ये हिल है, ठीक है, तो ये टॉप पॉइंट से हॉरिजॉन्टली फेंका गया। हॉरिजॉन्टली मतलब इस डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से फेंक, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं लिखा होता तो फिर ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन हॉरिजॉन्टल है इसका मतलब कि एकदम सीधा है। ठीक है, धरती यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है भाई, तो क्या 98 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया, 98 मीटर पर सेकेंड से, और जो हिल है वो 490 मीटर हाई है। तो दिस हिल इज 490 मीटर हाई। ठीक है, तो कैसा इसका पाथ होगा, ऐसा कुछ जाके यहाँ पे कहीं पे गिर जाएगा। ठीक है, ए पार्ट में क्या पूछा गया है? ए पार्ट में पूछा गया है द टाइम टेकन बाय द बॉल बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। तो यहाँ से यहाँ तक का इसका समय बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एसिलरेशन क्या है? एसिलरेशन है नीचे की साइड, क्योंकि अर्थ धरती तो नीचे की साइड एसिलरेशन लगाती है। बी ऑप्शन में पूछा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। फुट ऑफ द हिल कहाँ पर है? यहाँ पर। और डिस्टेंस जहाँ पे वो गिरा वो यहाँ पर है, इसका मतलब कि ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको x बोल देते हैं। और तीसरा द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है ग्राउंड को, वो वेलोसिटी भी बतानी है हमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से यहाँ तक के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है? हमें तो एक तो ये पता है कि इसका y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका मतलब वी नो एस वाई, दैट इज -490 meters, because we are considering this as plus x direction and this as plus y direction. So क्योंकि ये displacement इसका y में opposite to the y है, this is -490 meters. ये बात समझ में आ गई सबसे पहले तो। एक्सेलरेशन पता है हमें, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना? एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में पता है 0 है वो, है ना। तो इसको रैंडमली लिखने की बजाय, क्योंकि हम अभी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हम x और y डायरेक्शन में लिख लेते हैं। Who's that? नवींद्र। तो x और y डायरेक्शन में सबसे पहले हमने ux लिखा और uy लिखा, फिर ax लिखेंगे और ay लिखेंगे। ठीक है, और sy हमें पता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ux लिखा, ux मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो पूरी की पूरी x में ही है, y में तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे पूरी की पूरी 98 आ जाएगी, y में 0 आ जाएगी। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा नेगेटिव y डायरेक्शन में, सो ये आ जाएगा -9.8। अच्छा गौर से देखना, यहाँ पे यूनिट्स नहीं लिख रहे हैं, मतलब कि सब ऐसा यूनिट्स में लिख रहे हैं, तो जो भी आएगा वो फाइनली ऐसा यूनिट्स में ही आएगा। ठीक है, अब पॉइंट 1 से लेके यहाँ तक एस वाई कितना है? -490। तो ये इक्वेशन लगा देते हैं, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर।
So Sy is nothing but minus 490, Uy is nothing but 0. तो ये तो एंटायर चीज़ 0 हो गई, हाफ तो हाफ है, Ay is minus 9.8 एंड यहाँ से टी स्क्वायर, तो minus 490 इज इक्वल्स टू हाफ 9.8, माइनस से माइनस कटा टी स्क्वायर। तो अब देखो टी स्क्वायर को क्या लिख दिया हमने, 490 इंटू 2 अपॉन 9.8। 9.8 को 4.9 से काटा जा सकता है, तो 49 से कटा तो ये आया अपने पास 100, 4.9, और ये आया 2 से 2 कट गया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। इसका मतलब टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में ये पहुंच जाएगा धरती पे, ठीक है। इसका मतलब समय आ गया, अब तो अपन समय है, समय मिल गया, अगर कुछ भी निकाला जा सकता है। तो पहले का आंसर आ चुका है 10 सेकेंड, दूसरे का आंसर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड फ्रॉम द हिट, मतलब कि ये वाला निकालना है। तो x क्या है, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में लगा देते हैं इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो ये क्या है अपने पास, यू एक्स 98, समय कितना है, समय है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड प्लस हाफ, ए एक्स कितना है 0, तो ये तो पूरी की पूरी चीज़ 0, सो इट इज़ नथिंग बट 980 मीटर्स। सो एक्स इज़ 980 मीटर्स। ये बी का आंसर आ गया, ये ए का आंसर था, ठीक है। एक बार और, कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ये इसका एक्स कंपोनेंट, यही हमने कैलकुलेट किया है। वाई डायरेक्शन में कितना होगा, वाई डायरेक्शन में होगा ये वाला जो कि सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ 490 meters and this was also 490 meters, so this is nothing but 490 रूट 2। ऐसी सिचुएशन हो गई, सॉरी नॉट 490, गलत, नॉट 490, 980 है वो। दिस इज 980 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है ना, ऑफ कोर्स, तभी वो 980 ऊपर वाला और नीचे वाला भी। ये हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे पे, द वेलोसिटी विद प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो अब ये वेलोसिटी ऐसे कुछ गिर रही है, इसको मैंने यहाँ बनाया, तो वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट भी होगा और एक वाई कंपोनेंट भी होगा, तो दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर लिख देंगे, ठीक है। तो वी एक्स निकालते हैं यहाँ से, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस, यू एक्स टी नहीं, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला। यू एक्स कितना है, यू एक्स है 98, 98 है हाँ, प्लस ए एक्स तो 0 है, तो यू वी एक्स तो हमें मिल गया 98। वी वाई निकाल लेते हैं यहाँ से, वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी, यू वाई प्लस ए टी, यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वी वाई कितना है निकाल रहे हैं, यू वाई कितना था 0, शुरुआत में कोई वाई डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं थी। ए वाई कितना है -10, और समय कितना है -10 नहीं सॉरी -9.8 लेना था इसमें, तो सो 9.8 एंड समय इज़ 10 सेकेंड्स, क्योंकि आखिरी पॉइंट पे निकालना है 10 सेकेंड पे जहाँ पहुँचेगी वो। तो दिस इज़ -98 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम ओवरऑल वेलोसिटी लिखें ऐसे वेक्टोरिकल टर्म्स में, तो दैट विल बी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी एक्स कितना है, वी एक्स इज़ 98, तो 98 आई कैप प्लस -98 जे कैप, तो -98 जे कैप। अगर इसको हमको विजुलाइज करना है तो कैसे विजुलाइज करेंगे, धरती से टकराते टाइम जो इसकी वेलोसिटी होगी उसका एक्स कंपोनेंट होगा 98 और वाई कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में 98,
इफेक्टिवली ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी 98√2 मीटर पर सेकेंड। और ये एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकली दिख रहा है 90 बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा और ये 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो बस ये आ गया तीसरे का आंसर। दिस इज v, दिस इज vx, दिस इज vy। सो नोट कर लो इसको अच्छे से समझते हुए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सेज, राइट डाउन along with me. The question is, a body is thrown horizontally. A body is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds at an angle 45 degree with the horizontal. So find the height of the tower, and the speed with which the body was projected. ठीक है, टेक g is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास नया क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं वर्ड बाय वर्ड। क्या बोल रहा है ये? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड, अ बॉडी इज थ्रोन, फेंकी गई बॉडी को हॉरिजॉन्टली, मतलब कि सीधी फेंकी गई, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। कहाँ से फेंकी गई? टावर के टॉप से। मैंने कहा ये लो एक टावर बना दिया जाए, ये बन गया टावर। ठीक है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंकी गई, मतलब ये पार्टिकल है और यहाँ से हॉरिजॉन्टली फेंकी गई। ठीक है भाई, एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसे गई होगी, यहाँ पे ऐसे टकरा गई होगी। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये गई और यहाँ पे ऐसे टकरा गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 3 सेकंड्स लगे, ये बात बोल रहा है। ठीक है भाई, और एक और छोटी सी बात बोल रहा है कि एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन टेंजेंट खींचे तो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहे, ये है हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये 45 डिग्री पर है टकराते टाइम। ये एक इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर ये v है तो ये वाला डायरेक्शन इज 45। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, तो ये h बोल देते हैं इसे। एंड द स्पीड विद विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड, एंड इसको u बोल देते हैं कि कितनी स्पीड से फेंका गया।
तो हमें h कैलकुलेट करना है और u कैलकुलेट करना है। इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, एक 3 सेकेंड वाली इन्फॉर्मेशन है और एक वेलोसिटी टकराते टाइम हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रही है, ये इन्फॉर्मेशन है। g को 9.8 लेना है, क्या करें? तो अब इसमें अदर वे राउंड सोचते हैं अपन, इस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज़ करें। तो इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करने के लिए हमने सोचा कि v इस तरफ है और हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रही है, ये है अपना हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, दिस इज़ 45 डिग्री। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है कि इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो वी एक्स होगा और एक कंपोनेंट होगा वो वी वाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज वी एक्स कितना लिखेंगे अपन, अगर इसका मैग्नीट्यूड v है तो वी एक्स विल बी रिटन एज v by root 2 v cos 45 and vy will also be written as v sin 45, so that will be v by root 2। तो ये भी v by root 2, ये भी v by root 2, तो मैग्नीट्यूड वाइज vx और vy सेम होंगे। तो कहने का मतलब vx का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स टू vy का मैग्नीट्यूड। ये बात समझ में आई? बट डायरेक्शन इज अपोजिट, कि ये किस डायरेक्शन में है, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये किस डायरेक्शन में है, ये है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हम जब इसका मॉड्यूलस हटाएंगे, सो वी विल बी राइटिंग वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वी वाई। ये बात समझ में आई? क्यों? सिंस वी एक्स इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड वी वाई इज इन नेगेटिव एक्स वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हम इस इक्वेशन से हम अपनी कहानी बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिला के इक्वेशन ये वाली हमें यूज़ करनी है। दिस इज़ आवर अल्टीमेट इक्वेशन, वी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वी वाई। वी एक्स लिखेंगे टाइम के टर्म्स में, वी वाई लिखेंगे टाइम के टर्म्स में, आंसर निकल के आएगा यू के टर्म्स में, है ना। 3 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो अब एक्स और वाई में लिखना शुरू कर दिया सब, एक्स एंड वाई। सो यू एक्स इज एंटायरली इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज़ यू, हमें पता नहीं वो कितना है लेकिन यू है। एंड यू वाई इज़ नथिंग, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ए एक्स इज़ नथिंग एंड ए वाई इज एंटायरली वाई एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, दैट इज़ माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट्स नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट ही लिखी हुई है इन डब्बों में सब, ठीक है। ये हो गया ए एक्स ए वाई। अब क्या और क्या इन्फॉर्मेशन दी है, समय दिया हुआ है, तो समय लगा है 3 सेकेंड नीचे तक पहुंचने में। तो वी एक्स लिखते हैं हम यहाँ से, वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी। इधर लिखना चाहिए था कायदे से, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस वाला खंड है, तो वाई लिख देते हैं, कोई बात नहीं। सो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, और यहाँ पे लिख देते हैं वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। वी वाई कितना है, वी वाई तो है पता नहीं, यू वाई कितना है 0, ए वाई कितना है माइनस 9.8, तो माइनस 9.8 इंटू टी, टी कितना है 3, यहाँ पे आएगा 3, ये हो गया। सो वी एक्स इज नथिंग बट माइनस 9.8 इंटू 3। नाउ वी एक्स लिखते, सॉरी ये वी वाई है, वी वाई वी वाई वी वाई। नाउ वी एक्स ए एक्स तो 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यू एक्स यू है, सो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू। अब उठा के हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना है। वी एक्स क्या आया, वी एक्स आया यू, तो ये आया यू इज इक्वल्स टू माइनस वी वाई क्या आया, वी वाई आया माइनस 9.8 इंटू 3, सो माइनस 9.8 इंटू 3, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज प्लस 3 8 ज़ 24, 3 9 ज़ 27, 27 28 29 29.4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 29.4 मीटर पर सेकेंड थी। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब ऊपर चले, देखा और क्या पूछा है, उसने पूछा है कितनी हाइट से फेंका गया इसे, होगा ठीक है। ये वाई डायरेक्शन में लगा लेते हैं, वाई डायरेक्शन में एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टॉप मोस्ट पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वाई डायरेक्शन में। सो दैट विल बी माइनस एच, क्योंकि एच नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को माइनस एच। यू वाई कितना है, यू वाई तो ज़ीरो था, प्लस हाफ तो हाफ है, ए वाई कितना है, ए वाई है -9.8। टी कितना है, टी है 3 का स्क्वायर। तो फाइनली इस माइनस से ये माइनस भी निपट गया। तो एच इज इक्वल्स टू 9.8/2 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज़ 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.9 इंटू 9, क्योंकि ये 4.9 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, तो 44.1 मीटर्स। इसका मतलब इतनी ऊंचाई थी उस टावर की। ये आंसर हो गया। आया समझ में अक्षत? नोट करो। ठीक है, अब इस क्लास के जस्ट बाद तुम्हारा एक होमवर्क है। First is you have to revise and write all the mathematical expressions by your own। खुद से एक रफ कॉपी लेके रिवाइज करते जाओ, और जो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझाए गए उनको लिख डालो। ठीक है, और सेकंड एक एक्सरसाइज है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज 7.1, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं, वो तुम्हें करना है। इसको करने में लगेगा तुम्हें 5-6 मिनट मान लेते हैं, तो आधा घंटा लगेगा इसको करने में। और ये रिवीजन करने में लगेगा ये भी आधा घंटा लगेगा। तो टोटल 1 घंटे का काम है तुम्हारा अभी। अच्छा, और मैथ्स की क्लास शाम को है 5 बजे से 7 बजे तक। ठीक है, चलो बाय बाय।